उत्तर भारत की एक छोटे से राज्य में कर्मवीर नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा कर्मवीर बहुत लंबा, ऊंचा, रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई गोलू ही काटता था। गोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर फूलों को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का शाही कमरे में आना सख्त माना था। बात दरअसल ये थी कि गोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सिंग उग रहे थे। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानता था। जब गोलू ने पहली बार ये नजारा देखा तो वह भूचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। गोलू राजा से बोला, महाराज आप निश्चित रहे, आपका ये राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान किसी को भी खबर नहीं हो पाएगी। ऐसा सुनकर राजा कर्मवीर ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी किल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगे। इसलिए गोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, गोलू अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगा ही, देश निकाल भी दिया जाएगा। गोलू जान के डर के मारे घिघी बन गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। गोलू को अपना वादा याद रहा। उसके स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता था। पर समय बीतने के साथ साथ गोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वे चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सिंगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन गोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उनके सिंगों के बारे में सोचता रहा। गोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। जब गोलू नाई अपने घर पहुंचा तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। असल बात यह थी कि गोलू नाई को राजा के बारे में जो रहस्य पता था वह उसे अपने भीतर नहीं रख पा रहा था। जब उसकी पत्नी ने अपने पति की तबीयत खराब होते देखी तो उसे पूछने लगी, क्यों जी क्या बात है, आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। गोलू कहने लगा, भाग्यवान पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। तब गोलू नाई के मन में ये विचार आया कि क्यों ना वह राजा के रहस्य के बारे में अपनी पत्नी को ही बता दे, जिससे कि उसका पेट ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा यह विचार आया कि उसकी पत्नी तो बहुत ही बातूनी है। यह रहस्य जानकर वे अवश्य ही इसके बारे में पूरे गांव में बता देगी और फिर राजा मुझे दंड देंगे।
यह सोचकर वे बात बदलते हुए कहने लगा, भाग्यवान मुझे लगता है कि मुझे एक बार वैद्य जी के पास जाकर मिल लेना चाहिए। और उसके बाद गोलू नाई वैद्य जी के घर जा पहुंचा। उसने वैद्य जी को प्रणाम करते हुए कहा, वैद्य महाराज जी, मेरे पेट में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही दर्द हो रहा है। वैद्य ने गोलू नाई की नब्ज देखी, उसकी सारी जांच की और फिर कहने लगा, अरे भाई गोलू, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तुम्हें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। लगता है तुम्हें कोई ऐसा रहस्य मालूम है जिसे तुम दूसरों को बताना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे पेट में ये दर्द हो रहा है। गोलू नाई कहने लगा, वैद्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजा के बारे में एक रहस्य की बात मुझे मालूम है। वो रहस्य की बात मैं किसी को बताना चाहता हूँ, परंतु मुझे भय है कि अगर राजा को इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। क्यों ना मैं वो बात आपको बता दूं। मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये बात आगे किसी और से नहीं कहेंगे। वैद्य पहले तो घबरा गया और फिर गोलू नाई को डांटते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाई नहीं, मुझे ऐसा कोई रहस्य नहीं जानना जिससे मेरी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन हाँ, जब तक तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी यह बीमारी ठीक नहीं होगी। बेचारा गोलू नाई निराश होकर वहां से अपने घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ गोलू नाई जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। गोलू को रह रहकर सिंह याद आ रहे थे। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। गोलू बोला, वह जवाब नहीं मेरे दिमाग का, और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वे बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूं ना, राजा की उन अजीब सिंहों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं, और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा, और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। गोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा कर्मवीर के सिर पर 2 सिंह हैं। हाँ हाँ, उनके 2 सिंह हैं। इतना कहकर नाई खिलखिलाकर हंसने लगा, और हंसता ही गया। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। गोलू खुश था, उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वे आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उस जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है। वे सोचने लगा, इस लकड़ी का ढोल तो बहुत अच्छा बनेगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी, और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। ढोल वाला खुश होकर बोला, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दामों पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़े होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर निकाला। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा
वे चिल्लाकर बोला, बाबू यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके ईद गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। धम 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 ढोल बजा, धम धम ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा कर्मवीर के सिर पर 2 सिंह हैं। हाँ, उनके 2 सिंह हैं। लोग वहां झटपट खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। ढोल वाला बेहद ही हैरान और शर्मिंदा हा। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। वो हमारे राजा के 2 सिंह, हमारे राजा के 2 सिंह। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा कर्मवीर को यह बात पता चली तो वह दुखी भी हुए और नाराज भी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा और वे गरजते हुए बोले, उस ढोल वाले को पकड़कर यहां ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र उसे पकड़ा और राजा के सामने प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। राजा फूंफकारते हुए बोला, बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिल्ली उड़ाई। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने तो एक लकड़हारा से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया और कहने लगे, जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वे तुम्हें कहां से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। राजा कर्मवीर ने उससे पूछा, तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं तो खुद हैरान हूं महाराज। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूं, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा ना सुना। अब राजा परेशान हो उठा। आखिर लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा कर्मवीर ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। राजा सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता है और वह था गोलू नाई। पर गोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं, गोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी राजा अपने सैनिकों से बोला, गोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सैनिक गोलू नाई के घर गए और उसे बुलाकर दरबार में ले आए। गोलू नाई आया। ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ राजा उसे कहने लगा, गोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच सच उगल दो, वरना सजा पाओगे।
डर से गोलू हकलाने लगा। महाराज, आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं यह राज बता सकूं। बोलते बोलते गोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा कर्मवीर रुखाई से बोला, बोलते रहो, फिर क्या हुआ? गोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सिंगों के बारे में भी सोच रहा था कि काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान। क्या मालूम था कि इस पेड़ की लकड़ी ही बोल पड़ेगी। बुद्धिमान राजा ने पहेली पूछ ली और वह सोचने लगा। अच्छा, अब समझा, वे पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पिटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ गोलू नाई ने मेरे सिंगों के बारे में कहा, वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने गोलू नाई की तरफ देखा। गोलू नाई शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी हाथ बांधे सजा का आदेश सुनाने के लिए खड़े थे। राजा कर्मवीर बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। राजा उन तीनों से बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूं, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद।